का मार्केट शेयर देखें, जस्ट see the market share which AWS has in terms of public cloud. अब अदर वेंडर्स में 25% है, उसमें हुआवे भी है, और हमारी कोशिश होगी कि अगर हमें वक्त मिलता है तो हम आपको हुआवे का भी एक ओवरले दें, एक आपसे उसका एक आउट शेयर करें, स्केची किस्म का। वो एक बात याद रखें कि हुआवे को करना जरूरी क्यों है। हुआवे को करना जो है वो हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि समहाउ ऐसा हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप देखते हो कि हम ना करते हुए भी ना चाइनीज इक्विपमेंट हर जगह पेनिट्रेट होता जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये लोग भी अपना क्लाउड जो है वो यहाँ पर सेल आउट कर लेंगे। ऑलरेडी इन लोगों ने काम शुरू किया हुआ है काफी अग्रेसिवली। एचईसी के अंदर ये पिछले 3 सालों से कंसेक्यूटिव पीओसी करा रहे हैं, ठीक है, और उनके कुछ गिले शिकवे शिकायतें हैं इनसे, एंड दे आर ट्राइंग टू रिमूव दैट। तो बेसिकली आपने देखा होगा AWS, माइक्रोसॉफ्ट और उसके अलावा हुआवे क्लाउड, ये हमारा फोकस होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट विल बी योर प्रोजेक्ट एक्टिविटी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। यार आपको याद है मैंने कहा था कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, स्टार्ट इससे लो कि इसकी औकात क्या है। मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, इसकी औकात क्या है, और इसकी औकात जानने वाले मैं और आप कोई नहीं होते। वजह उसकी ये है, इसकी औकात उनको जान ले दो जो जानते हैं कि गेज करना कैसे है, हाउ दे हैव टू गेज। और उसके अंदर एक बड़ा मोतबर इदारा है, गार्नर की रिपोर्ट। गार्नर इज वन ऑफ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 10 सालों से मुसलसल नॉन स्टॉप जो AWS है पब्लिक क्लाउड में इट इज लीडर। ये 1 साल 2 साल 4 साल की बात नहीं भाई, पिछले 10 सालों से मुसलसल कंसेक्यूटिव। और उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, फिर अलीबाबा, ओरेकल, IBM एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हिस्ट्री ऑफ AWS, थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं इसकी भी। AWS कब मार्च से वजूद में आया, कैसे सारी स्टोरी चली। 2003 की बात थी, एक कंपनी थी, इसका नाम था Amazon। उनके पास फालतू सामान पड़ा था, फालतू कंप्यूट पड़ा था, स्टोरेज पड़ी थी, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स से। उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, लेट्स पुट देम टुगेदर, और कंपनी के अंदर ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिससे बाकी कंपनी के लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। एंड व्हाट दे डिड के दे बिल्ड अ क्लाउड फॉर देयर ओन इंटरनल यूज। अल्टीमेटली एक सर्विस को नाम दिया सिंपल क्यू सर्विस, सिंपल क्यू सर्विस, SQS। और ऑफिशियली फिर AWS ने इस प्रोडक्ट को 2006 में लॉन्च किया। दे लॉन्च दिस प्रोजेक्ट इन 2006। एक साल गुजरने के बाद व्हाट दे डिड के दे एडेड अ ह्यूज नंबर ऑफ डेवलपर्स इन देयर सेटअप। और उसके बाद what they did, they tried to then get the market share by announcing कि हाँ there is something which is known as cloud। अब आप एक चीज सोचो, आज 2021 है, 2021 के अंदर भी लोग रिलक्टेंट हैं क्लाउड पे जाने में, ठीक है। लोगों को उतनी क्लैरिटी नहीं है कि क्लाउड क्या है। What to talk, just imagine कि यार 2000 क्या कहते हैं उसका नाम 12-10 के अंदर क्या माहौल होगा। उस वक्त तो लोग कहते थे क्या क्लाउड यार, क्या बात करे तुम, हम अपना जो है वो डेटा किसी और जगह रखेंगे। 10 साल पहले हम भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे गूगल ड्राइव के ऊपर डेटा रखते हुए, क्या ख्याल है, राइट। तो अभी आप देखें धड़ाधड़ मैगी इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्लान इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रेंड बदल गया ना। 2013 के अंदर Amazon दे लॉन्च देयर सर्टिफिकेशन ट्रैक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट होती है, याद रखो, सर्टिफिकेशन लॉन्च करना। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप मार्केट को एक ट्रेनिंग का पैटर्न दे रहे हैं, यार दिस इज हाउ वी वांट टू ट्रेन, ये ट्रेनिंग का पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग पैटर्न के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। एक बात याद रखना, प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल वही होता है जिसको इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हो। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था AWS पे फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करो, कहा था ना। देखो फ्री टियर अकाउंट बन गया तो काफी कुछ आप कर सकते हो, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। इमेजिन करो अगर प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म हमारे पास ना होता तो हम क्या क्या सीखते हैं AWS, मुझे बताओ।
यहां पर क्योंकि सर्टिफिकेशन का मैंने जिक्र किया तो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी सर्टिफिकेशंस आपके पास अवेलेबल है और किस तरीके से उन सर्टिफिकेशंस को ग्रुप करता है या डिवाइड करता है। देखो बुनियादी तौर पे दो ट्रैक्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, टू मेन ट्रैक्स। वन इज नोन एज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ट्रैक और दूसरा जो है वो डेवलपर ट्रैक है। वन इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड अदर इज डेवलपर। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आपके पास एसोसिएट लेवल है एंड यू हैव अ प्रोफेशनल लेवल। इन दोनों के अंदर मींस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ट्रैक में भी देयर इज अ सर्टिफिकेशन एट प्रोफेशनल लेवल और डेवलपर ट्रैक में भी देयर इज अ सर्टिफिकेशन एट प्रोफेशनल लेवल। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आपके पास फिर स्पेशलिटी टियर है। यहां पर याद रखो कोई एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशनल लेवल के बाद एडब्ल्यूएस के अंदर देयर आर स्पेशलिटी टियर्स। एडवांस नेटवर्किंग की स्पेशलिटी है, डेटाबेस की स्पेशलिटी है, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी। क्लास को बात समझ आ रही है? Getting back to the history again, आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम एडब्ल्यूएस में क्या हुआ कि ग्रोथ बढ़ती गई, बिजनेस एक्सपैंड होता गया और इन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड एडिंग न्यू सर्विसेज। दे स्टार्टेड एडिंग न्यू सर्विसेज इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस लॉन्च कर दी। मशीन लर्निंग की बात, तो इन्होंने मशीन लर्निंग की सर्विस लॉन्च कर दी। अगर 10,000 फीट ओवरव्यू देखें ना एडब्ल्यूएस का, 2015 में जो अमेज़न वेब सर्विसेज थी वो ये वाली थी। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको मेन ग्रुप्स में कंप्यूट नजर आती है, स्टोरेज नजर आती है, डेटाबेस नजर आती है, नेटवर्किंग नजर आती है, सिक्योरिटी नजर आती है, मैनेजमेंट नजर आती है, एनालिटिक्स नजर आती है, कुछ एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, कुछ मोबाइल सर्विसेज हैं, राइट। लेकिन जरा गौर से देखो कि ये टोटल जो सर्विसेज हैं दे आर राइट नाउ बीइंग अकोमोडेटेड इन वन स्क्रीन। ये एक स्क्रीन के ऊपर है। अब अगर मैं आपको AWS कंसोल पे लेके जाऊं जो 2021 के अंदर है, if we move to the AWS console by just typing AWS console और एंटर करते हैं और AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाते हैं, लेफ्ट टॉप पे, बल्कि आप देखो यहां पर मेरे पास साइन इन टू द कंसोल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने अपना साइन इन कर लिया होगा, राइट। तो इधर देखिए, अगर मैं सर्विसेज पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, तो नाउ दीज आर द सर्विसेज which are available as of today. And just have a look at the size. और मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये ऑलमोस्ट दुगनी सर्विसेज हैं। अगर आपको इसके मेन हेड्स आपसे शेयर करूं, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, माइग्रेशन, नेटवर्किंग, developer tools, robotics, blockchain, satellite, quantum, management, machine learning, analytics, front-end web and mobile, application integration, cost management, business applications. सर ये सारे मैंने सिर्फ मेन हेड्स आपको गिनवाए हैं। I've just shared the main heads. और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये ऑलमोस्ट डबल, 2 टाइम्स बन जाती है जो पहले थी। बेसिकली अमेज़न के एनवायरनमेंट में ग्रोथ यहां पे हो रही। दिस इज वेयर द ग्रोथ इज देयर। क्लास को बात समझ आ रही? यहां ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं।
और अगर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन हाई लेवल सर्विसेज को इकट्ठा करना चाहें, ग्रुप करना चाहें, तो यू कैन ग्रुप देम टुगेदर लाइक दिस। आपके पास आईओटी है, कस्टमर एंगेजमेंट है, एनालिटिक्स है, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस है, रोबोटिक्स है, माइग्रेशन, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस, मीडिया सर्विसेज, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सारे मेन हेड्स हैं। कुछ बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखो, जब भी आप बात करोगे अमेज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि यहां पर सबसे नीचे है, बॉटम पे, ये अमेज़न ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसके ऊपर सर्विसेज होंगी ना भाई, दुकान बनेगी तो उस पर चीजें बिकेंगी ना। ये जो ऊपर आइटम्स पड़ी हुई हैं सर्विसेज, इनको आप ये समझो कि दीज आर द प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बेचने के लिए रखी हैं। और नीचे आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेज़न का, एंड on that infrastructure, on top of this infrastructure there are services। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस चीज का बना हुआ है? बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं, एक है रीजन और दूसरा है अवेलेबिलिटी जोन। रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, जरा डिफरेंस देखते हैं बिटवीन रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। 2018 तक अमेज़न के 19 रीजन्स थे, और उन रीजन्स की डिटेल आपके सामने है। भाई कुछ रीजन्स आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं, कुछ यूएस ईस्ट कोस्ट में है, कुछ साउथ अमेरिका में है, कुछ आपके पास यहां पर यूके रीजन में है, कुछ आपके पास इधर है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, राइट। सो यू हैव दीज रीजन्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसके बाद आपके पास दूसरी टर्म है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन को आप समझो इट्स अ डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर। बट डेटा सेंटर की एक लुक आपके सामने है, इट्स अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडेड बाय फिजिकल सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूट है, स्टोरेज है, ये सारी चीजें आपके पास यहां पर मौजूद हैं। इन सिंपल टर्म्स अवेलेबिलिटी जोन इज अ डेटा सेंटर। और अवेलेबिलिटी जोन और रीजन का रिलेशनशिप क्या होता है कि एक रीजन के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। आपके पास देयर इज वन रीजन, इस रीजन में देयर विल बी मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। फॉर एग्जाम्पल, रीजन के एग्जाम्पल, भाई आपका ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, इस नॉर्थ अमेरिका रीजन जो ऊपर वाला एरिया है उसको उन्होंने फर्दर, इसमें क्योंकि काफी ह्यूज एरिया है, तो यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, इसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। इस एक रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं? 6। और याद रखें ये यूएस ईस्ट रीजन जो है ये लॉन्च हुआ था 2006 के अंदर। इट्स द मोस्ट ओल्डेस्ट, जिसका है पायनियर, पायनियर इज एन एडब्ल्यूएस, ये वो है। उसके बाद यूएस वेस्ट है, कनाडा का रीजन है, यूएस ईस्ट है, यूएस वेस्ट, फिर आपके पास एक गवर्नमेंट क्लाउड का रीजन है, फिर साउथ अमेरिका का रीजन जो है उसके अंदर देयर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का रीजन है उसके अंदर अगेन देयर आर 4 रीजन्स, हर रीजन के अंदर आपकी अवेलेबिलिटी जोन्स है। फिर एशिया पैसिफिक, उसमें सिंगापुर रीजन है, टोक्यो रीजन है, ओसाका रीजन है, सिडनी रीजन है, सियोल, बॉम्बे, बीजिंग, हर रीजन के अंदर देयर आर अवेलेबिलिटी जोन्स। एक और इंपॉर्टेंट यहां पे टर्म इस्तेमाल होती है एज लोकेशन की। एजुकेशन को मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी वेब सर्वर से कोई वेब कंटेंट डाउनलोड करना था, और वो वेब कंटेंट लेट्स से किसी आपके यूके के वेब सर्वर पड़ा हुआ है।
आप उसको ब्रसल्स से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप करते ही हो कि ब्रसल्स के अंदर ही एक डेटा सेंटर बिल्ड कर लेते हो विच एक्ट्स एज अ कैशे। आपकी रिक्वेस्ट जाती है यूके के डेटा सेंटर पे, वहां से डाउनलोड होता है वेब पेज, और वो उस ब्रसल्स के जो कैशे सर्वर है उसके ऊपर कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ब्रसल्स में से कोई बंदा भी उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको यूके के डेटा सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, वो लोकली उसी एज लोकेशन से, उसी कैशेड डेटाबेस से सर्व हो जाएगा। तो इसको हम बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहते हैं, सीडीएन। तो आपके पास देयर आर नंबर ऑफ एज लोकेशंस। आप देखिए आपके पास, अगर आपके पास एक रीजन है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है, तो इस कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका के अंदर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एज लोकेशन। इसी तरह से साउथ अमेरिका का जो रीजन है उसके अंदर भी देयर आर सो मेनी एज लोकेशंस। मिडिल ईस्ट के अंदर भी देयर आर सो मेनी एज लोकेशंस, और एशिया पैसिफिक के अंदर भी देयर आर सो मेनी एज लोकेशंस व्हिच आर देयर। तो क्लास, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन और एज लोकेशन इस कॉन्सेप्ट पे साथ है। ओके फाइन सर। एडब्ल्यूएस क्योंकि पब्लिक क्लाउड है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न कस्टमर्स का होता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के ऊपर। वो कहते हैं जी हम कैसे आप पे ट्रस्ट कर लें, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। तो उस केस के अंदर 4 आपके पास सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्लायंस के लिए अवेलेबल होती हैं। एक सॉक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, फिर आपके पास फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट है, फिर आपके पास पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री या डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड्स हैं, फिर आपके पास आईजो है, उसमें आपके पास आईजो 9000, 20000, 27001, 27018, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल है। तो AWS क्लेम ये करता है कि वो इन चारों को कंप्लाई करता है, इट कंप्लाइज ऑल ऑफ देम। अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल की चीजें देखना चाहते हैं तो याद रखें आपका फोकस इन एरियाज पे होना चाहिए: कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने साइन अप कर लिया होगा, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसने अपना अकाउंट ना क्रिएट किया हो? जी प्लीज रेज हैंड्स। ओके सर, जो क्लास, सर ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, इस हफ्ते को गुजारने के लिए भी और अगले 2 हफ्ते गुजारने के लिए। तो लाजमी तौर पे अभी ये 1-2 लैब्स मैं करवाता हूं आपको, तो उसके बाद लाजमी तौर पे आपने अकाउंट क्रिएशन की एक्टिविटी करनी है। जो ऑनलाइन नजर आते हैं सर जरा मुझे रेज हैंड करके बता दें कि किन लोगों ने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया ऑनलाइन सर। जो कि सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब है इट्स गुड कि बाकी सब लोगों ने कर लिया होगा क्रिएट, दैट्स नाइस, ठीक है। एनीवे मेरा फिलहाल फोकस जो है वो होगा कि अकाउंट क्रिएशन करने के बाद एक काम है जो हाईली रिकमेंडेड है, और वो काम है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने रूट अकाउंट के ऊपर क्रिएट करते हैं। यू पुट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो अभी आपने जो रूट यूजर क्रिएट किया है, ये रूट यूजर आप एक्सेस करते हो यूजर नेम पासवर्ड के साथ, राइट? लेकिन अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसका मतलब है एनीवन कैन यूज योर अकाउंट। हम बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए अनेबल करते हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। पहले स्टेप में वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, और दूसरे स्टेप में वो आपसे कोड पूछता है जो उसने आपके किसी मोबाइल डिवाइस पे जो जहां पे भी आपने बताया होता है वो कोड वहां पे सेंड करता है। आपको वो कोड ऐड करना पड़ता है, अगर वो कोड ठीक हो तब आपको एक्सेस मिलती है। अभी अगर मैं अपने अकाउंट पे जाऊं, राइट नाउ आई एम लॉग्ड इन एज विद माय अकाउंट। मेरे ख्याल में मैंने सुबह डेमोस्ट्रेट जब किया है तो मैंने
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट पे क्रिएट की है, लेट मी जस्ट रिमूव दैट। बहुत आसान तरीका है, मैनेज में जाके सिंपली मुझे इसको रिमूव करना है एंड हियर इट गोस। सो आई बेसिकली रिमूव द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम माय रूट अकाउंट। अब मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने कैसे एनेबल करनी है। आपने अपना रूट अकाउंट क्रिएट किया, आपने अपने रूट अकाउंट से लॉगिन कर लिया, ठीक है। अगला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। बहुत आसान है, आप प्ले स्टोर में चले जाएं, वहां गूगल ऑथेंटिकेटर की आपको ऐप मिलती है, वो ऐप इंस्टॉल करें, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल हो जाता है और वो आपको इस तरह का पिक्चर देगा, कोई नंबर यहां फ्लैश कर रहा होगा। दिस विल बी स्टेप नंबर 1 जो आप करोगे। उसके बाद कुछ काम मुझे करना है अपने AWS के एनवायरनमेंट में, और वो काम क्या है कि मैं अपने अकाउंट में जाऊंगा और यहां पर मेरे पास ऑप्शन है माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। मैं इसे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये पेज आता है। यहां पर आप नोटिस करो एक्टिव MFA। मैं दोबारा बता दूं मैं इस पेज में कहां कैसे आया। जो मेरा नाम है यूजर नेम, यहां पर मैंने क्लिक किया और इस जगह पे ऑप्शन है माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स की, मैंने इसे चूज किया और राइट इन द मिड आप देखो देयर इज अ टैब फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। मुझे वो कहता है यू वांट टू एक्टिवेट MFA, मैं कहता हूं यस आई वांट टू एक्टिवेट MFA। सर आपका जो अपना यूजर है ना, यहां पर इसके साथ एक एरो बना हुआ है, आप इसे क्लिक करें। इसमें आपके पास ऑप्शन है माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स की, आप इसे चूज करें, आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज में आप करेंगे एक्टिवेट MFA। जब आप एक्टिवेट MFA करते हैं तो आपको वो कह रहा है हाँ भाई किस डिवाइस को इस्तेमाल करना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। मैं कहता हूं यार आई वांट टू यूज अ वर्चुअल MFA डिवाइस। वर्चुअल MFA डिवाइस का मतलब है कि अगर मैं मोबाइल के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या इस तरह के 3-4 सपोर्टेड किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, अगर मैं वो इंस्टॉल कर देता हूं तो दैट माय मोबाइल कैन एक्ट एज अ वर्चुअल MFA। अब उनमें क्या है, गूगल ऑथेंटिकेटर का सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का सॉफ्टवेयर, लास्ट पैस ऑथेंटिकेटर, डू मोबाइल, इनमें से कोई आप इस्तेमाल कर ले, राइट। तो गूगल ऑथेंटिकेटर इट इज कॉमन फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज फॉर आईफोन। तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जब आपने गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल कर लिया तो व्हाट यू विल डू के आई विल गेट बैक टू माय दिस मैसेज अगेन। मैं कहता हूं यस आई वांट वर्चुअल MFA डिवाइस, कंटिन्यू करता हूं। यहां पर मुझसे कहता है शो QR कोड, मैं कहता हूं शो QR कोड, इसको क्लिक करता हूं और गूगल ऑथेंटिकेटर की स्क्रीन पे आपको यहां पे प्लस साइन नजर आएगा, आप उसको प्लस साइन को क्लिक करें। वो आपसे कहेगा यू वांट टू स्कैन अ QR कोड और यू वांट टू एंटर अ सेटअप की। अब यहां पे नोटिस करो आपके पास QR कोड भी है और अगर मैं यहां कहता हूं शो सीक्रेट की तो वो आपको की भी दिखा रहा है। लेट्स से कि मैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर सॉफ्टवेयर पे कहता हूं आई वांट टू स्कैन अ QR कोड, मैं QR कोड स्कैन करना चाहता हूं। सर आप जिस तरह QR कोड स्कैन करते हैं आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और एक काम करना मत भूलें और वो ये है कि इस की को सेव कर लें। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल समहाउ गुम हो जाता है या वैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, आप रीइंस्टॉल करते हैं तो यू विल बी लूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ओवर देयर। तो आपका जो रूट अकाउंट है आप उसको बेसिकली इस पैटर्न के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर QR कोड से स्कैन करते हैं या सीक्रेट की इस्तेमाल करते हैं, दोनों को संभाल के रखें, सेव कर लें।
उसके बाद सर अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने यहां पे कोड एंटर करना है और ये कोड आपको डिस्प्ले हो रहा होता है ऑन योर गूगल ऑथेंटिकेटर स्क्रीन। जैसे मेरे केस में मुझे ये वाला कोड यहां पर जो मैंने वैल्यू अभी ऐड की है, मुझे वो डिस्प्ले हो रहा था, मैंने उसको यहां पे ऐड कर दिया। एंड रिमेंबर कि ये वाला जो कोड है इट इज रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी 1 मिनट। हर 1 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होता है। जब वो 1 मिनट के बाद नया कोड आता है तो मुझे सेकंड कोड भी यहां पे ऐड करना है, विच इन माय केस इज दिस वन, और मैं कहता हूं असाइन माय एमएफए। आप मैसेज देखें, यू हैव सक्सेसफुली असाइंड वर्चुअल एमएफए। क्लोज करता हूं, अकाउंट से साइन आउट करता हूं, दोबारा साइन इन करता हूं कंसोल को, रूट यूजर से मैं एक्सेस करूंगा, पासवर्ड रूट यूजर का देता हूं, साइन इन करता हूं। मुझसे सर पहले वो कोड नहीं पूछ रहा था, जब मैंने पहले लॉगिन किया है तो इट वाज नॉट आस्किंग मी कोड, नाउ इट इज आस्किंग मी माय एमएफए कोड। और ये कोड वो होगा जो इस वक्त मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अंडर द गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप मुझे नजर आ रहा है। मैं वो कोड एंटर करता हूं एंड नाउ आई हैव लॉग्ड इनटू माय AWS management console. This is what is your multi-factor authentication, and it is highly recommended कि जब आप एक बार रूट यूजर क्रिएट करते हैं साइन अप के बाद, तो लाजमी तौर पे फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन अपने रूट यूजर के अकाउंट को सेकंड प्रोटेक्शन उसमें ऐड करें। एक जरा गौर से बात सुनिएगा जो आपको जरा समझ देगी कि जो काम हम करने जा रहे हैं इस सेशन के बाद वो है क्या। ये जो आपका रूट अकाउंट है ना जो आप बनाओगे, आपको याद है जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है या जिन लोगों ने मुझे देखा है अकाउंट क्रिएट करते वक्त, उसने मुझसे पूछा था कि यू वांट दिस अकाउंट का यूज जो है वो पर्सनल होगा या कॉर्पोरेट होगा। तो हमने यूज किया था पर्सनल, याद है। अगर आप कॉर्पोरेट का करते हैं तो उस अकाउंट से आप पूरा डेटा सेंटर बिल्ड कर सकते हैं AWS के ऊपर। इवन इस पर्सनल अकाउंट से भी यू कैन बिल्ड द कंप्लीट डेटा सेंटर। ये सोचो जरा, ये जो एक रूट अकाउंट है ना जिसके थ्रू मैं लॉगिन करके यहां पे आ गया हूं, तो इधर जाके नाउ यूजिंग दिस अकाउंट अगर मैं क्रेडिट पैसे खर्चना चाहता हूं तो मैं पूरा डेटा सेंटर यहां बिल्ड कर सकता हूं। तो आपको बात समझ आ रही है? इस अकाउंट को क्रिएट करने से पहले मुझे बताएं, क्या उसने आपसे क्रेडिट कार्ड बाइंड करवाया था? कराया था ना? डेबिट कार्ड करवाया था? करवाया था ना? क्यों करवाया था? कि अगर कहीं आपने कोई ऐसी आइटम चूज कर ली जो पेड है तो वो पैसे काटेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? अब दिस इज अ रीजन कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल होनी चाहिए। आप हजरात हॉस्टल्स में जो रह रहे हैं, राइट, उनके लिए भी ये बड़ा अहम है। आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, कोई शोगल मेले भी कहता है ना कि यूजर नेम पासवर्ड दे दो, इट विल हिट। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं किसी कंपनी के, कॉर्पोरेट के, और कंपनी आपसे कहती है कंपनी का पब्लिक क्लाउड बिल्ड करो यूजिंग Amazon वेब सर्विसेज, तो आप इसी रूट अकाउंट से करेंगे। आपने मिसाल के तौर पे 200 VMs 200 EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए, उनके साथ आपने पेड स्टोरेज अटैच कर दी। अगर कोई बंदा जिसको आपके एक्सेस की अकाउंट की एक्सेस है, तो वो सिर्फ स्टोरेज टाइप चेंज कर दे। आपने जो चूज की थी वो 5 रुपए की थी, वो कहता है मैं 100 की करूंगा, तो सुबह क्या होगा? कंपनी के क्रेडिट कार्ड से हजारों की तादाद में डॉलर गए। आपको बात समझ आ रही है? तो ये काम इतना सादा
नहीं है। यही वजह है कि जब रूट यूजर, जो आप ट्रेनिंग उठा लें जहां वो रूट यूजर क्रिएट करना बताता है, अगली लैब क्या है? MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये खतरा है। कुछ आप यहां पर अपने लिए प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो प्रोटेक्शन किस तरह की है? अलार्म। अलार्म कौन सा अलार्म? बिलिंग अलार्म। क्या आप एक लिमिट डिफाइन कर दो कि अगर इस वैल्यू से ज्यादा पैसे कंज्यूम होते हैं तो मुझे ईमेल आए, सेंड मी एन ईमेल। क्या आपको बात समझ आ रही? इस तरह की प्रोटेक्शन आप इनेबल कर सकते हैं। यू कैन इनेबल सच प्रोटेक्शन। करनी चाहिए, ना सिर्फ अपने अकाउंट पे, इवन अगर कॉर्पोरेट का अकाउंट है उसके भी लिमिट लगाएं, बजटिंग करें। तो अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू क्रिएट अ बिलिंग लिमिट, बिलिंग अलार्म कैसे सेट करना है। एक दफा देख लेते हैं, अगर पहले कोई बिलिंग अलार्म लगा हुआ है तो उसको लेट्स रिमूव दैट। अलार्म के बाद डिसेबल भी कर देगा चीजों को? नहीं नहीं, डिसेबल नहीं करेगा, सिर्फ आपको अलार्म देगा, आपको फिर आगे खुद वॉचफुल रहना है। जी हाँ, क्लाउड वॉच इसकी सर्विस है। मेरे ख्याल में मैंने सुबह एक अलार्म क्रिएट किया था। मैं लेट मी सी इफ आई कैन रिमूव दैट बिलिंग के अंदर। जी हाँ, एक बिलिंग अलार्म है। मैं देखता हूँ अगर डिलीट करूँ अगर मैं इसको तो ओके, इट डिलीटेड दैट। सर जी मेरे पास अगर मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आऊँ ना, तो मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के नीचे आपके पास क्लाउड वॉच की एक सर्विस है। क्लाउड, जरा काम नाम पे गौर करो। क्लाउड क्या करेगा? ये नजर रखेगा क्लाउड के ऊपर, और वो नजर मुख्तलिफ एंगल से हो सकती है। क्या? अलार्म्स, लॉग्स, मुख्तलिफ तरह के मैट्रिक्स, इवेंट्स, सर्विसेज, राइट। मैं बिलिंग में जाता हूं और मैं कहता हूं आई वांट टू क्रिएट एन अलार्म। सबसे पहले वो कहता है मैट्रिक। सर वो कह रहा है कि जो ये आपका अलार्म क्रिएट करने जा रहे हो, ये कितनी देर के बाद डेटा को चेक करे, कितनी देर के बाद डेटा को पूल करे। मैं कहता हूं यार 6 आवर्स के बाद, 6 घंटों के बाद। ये डिफॉल्ट है बाय द वे, चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 मिनट 30 सेकेंड। लेट इट बी डिफॉल्ट 6 आवर्स। उसके बाद थ्रेशोल्ड, स्टैटिक थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन $5, $5 से ज्यादा खतरा खर्चा होता है ना, तो अलार्म। नेक्स्ट किया, यहां पर एक आपके पास सर्विस अवेलेबल है जो कहलाती है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, SNS। ठीक है जी। अब सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस जो है, इसमें व्हाट यू डू, यू क्रिएट अ न्यू टॉपिक। इस टॉपिक को आप कहते हो जी माय बिलिंग अलार्म इवनिंग बैच, नाम दे दिया ऐसे। नोटिफिकेशन कहां भेजो? एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ टॉपिक। मैंने नाम दिया और ये बता दिया ईमेल कहां भेजनी है। याद रहे, इससे पहले आपने बताया था कि 6 घंटे के बाद पोल करो, वो डिफॉल्ट मैंने दिया था। नेक्स्ट करते हैं। कहते यार नाम देखो इसको क्या देना है। मैं कहता हूँ यार बिलिंग अलार्म इवनिंग। डिस्क्रिप्शन, मैं कह सकता हूँ योर पेमेंट हैज रीच्ड अपर लिमिट ऑफ $5। नेक्स्ट करता हूँ। अब देख, वो कहता है एक दफा रिव्यू कर लो अलार्म को। सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने कॉन्फ़िगर की थी? आपको याद है पहला वाला पैरामीटर इस अलार्म में क्या था? इट वाज डिफॉल्ट 6 आवर्स। देख रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं थी। और से पैरामीटर जो हम बदलते हैं नॉर्मली, वो कौन सा वाला है कि कितनी देर के बाद पोलिंग करनी है।
So this was the first item, metric. उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, कंडीशंस, सर आपने क्या कंडीशंस डिफाइन की थी कि व्हेन द एस्टिमेटेड चार्जेस आर ग्रेटर देन 5 यूएस डॉलर्स, यही था ना सर? और एक्शन क्या था? एक्शन था कि जो मैंने डिफाइन किया था अपने एक्शन में, एंड वो था कि ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करो माय बिलिंग अलार्म इफ के अंडर। और फाइनली ये उसको नाम दिया था और ये डिस्क्रिप्शन थी, ऐसे ही था सर? ओके, दिस वाज माय स्टेप नंबर 3। और इस स्टेप के बाद मैं कहूंगा जी क्रिएट अलार्म। सर मैं अलार्म क्रिएट करता हूं। सर जी आपका अलार्म क्रिएट हो गया। यहां पर आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रही है पेंडिंग कंफर्मेशन, आप देख रहे हैं पेंडिंग कंफर्मेशन। सर होता ही है, बताता हूं आपको, होता ही है कि ये आपको एक अदद ईमेल सेंड करती है, ईमेल मैसेज भिजवाती है उस ईमेल पे जो आपने ईमेल ऐड की थी अलार्म के अंदर। मैं अपने उस ईमेल पे जाता हूं और उस ईमेल पे आप देखें आपके पास ये AWS की नोटिफिकेशन आई हुई है। आपने सिर्फ एक काम करना है, इस पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन कंफर्म, मैसेज आ गया। वापस आते हैं सर अपने कंसोल पे और इसको एक दफा रिफ्रेश मारते हैं। सर जी एक्शन में काम खत्म हो गया, देख रहे हैं स्टेटस आपका ओके हो गया लेफ्ट पे। एक चीज है, स्टेट में आपको दिखा रहा है इनसफिशिएंट डेटा। इसकी वजह क्या है सर? वो 6 घंटे की पोलिंग तो होने दें। आपको याद है हमने पोलिंग क्या डिफाइन की थी? 6 आवर्स। तो 6 घंटे की पोलिंग होने दें, उसके बाद ये जो इनसफिशिएंट डेटा ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्लास मेरे साथ है? दिस इज हाउ यू क्रिएट अ अलार्म, राइट? इसमें आपके पास एक और भी ऑप्शन होती है कि सर्विस इनफैक्ट अवेलेबल होती है, दैट इज बजटिंग। आप बजट भी क्रिएट कर सकते हो, कस्टमाइज बजट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज में बजट मैंने चूज किया, AWS बजट पे जाता हूं। अगर आप देखो मैंने एक बजट क्रिएट किया हुआ है और क्या है कि मेरा बजट इस प्रोजेक्ट के लिए मिसाल के तौर पे कितना है $5, और इस वक्त मैंने उसमें से कितनी लिमिट इस्तेमाल की है 0%। बहुत आसान है बजट क्रिएट करना। क्रिएट बजट करें, कॉस्ट बजट की लगाएं, ठीक है, कॉस्ट बजट है ये, सेट योर बजट। आगे चलते हैं, वो कहता है यार बताओ अपना नाम दो बजट को, मंथली बता दो, मंथली करना है, डेली करना है, क्वार्टरली करना है, एनुअली करना है, रेकरिंग बजट होना है या एक्सपायरिंग बजट है। एक्सपायरिंग बजट में यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट देते हो, रेकरिंग का मतलब है वो रेकर करेगी हर महीने। फिक्स बजट है, कितना करोगे बजट वो यहाँ पे स्पेसिफाई करो और नीचे कॉन्फ़िगर थ्रेशोल्ड्स करो और दिस बजट वुड बी डन। तो क्लास को बात समझ आई है? Now this option is also available to us और ये बड़ा इफेक्टिव रहता है। कैसे, किस, कब? देखो जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने का इरादा करते हो तो उस प्रोजेक्ट की क्रिएशन में होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट में अक्सर आप कहते हो जी मुझे कुछ टेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, खरीदने पड़ेंगे। तो आपका बॉस कहता है ठीक है यार हमारे पास इतना बजट है, इसके अंदर अंदर इस्तेमाल कर लो। तो बजाय इसके कि आप मैन्युअली खुद कैलकुलेट करें, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्पेसिफाई द लिमिट स्पेसिफाई कर दें और उसके अंदर रहें। तो क्लास को बात समझ आई? सर जी 4 लैब्स हैं जो हमें अब आप लोगों को इस वक्त करनी है। देयर आर 4 लैब्स व्हिच यू गाइस हैव टू डू। उसकी जरा समरी मैं आपको वो कर दूं। देयर आर 4 थिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग करोगे। ऑब्वियसली क्रिएट AWS अकाउंट, AWS यूजर कह लो या अकाउंट। उसके बाद MFA, उसके बाद क्रिएट
बिलिंग अलार्म यूजिंग क्लाउड वॉच, और तीसरी चीज है सेट द AWS बजट। सर दीज आर द लैब्स जो क्लास अभी करेगी। गुजारिश सुन लीजिए दोबारा से कि लाजमी तौर पे ये जो ग्राफिकल यूजर वाला काम होता है ना सर, ये आप सिर्फ उस वक्त लर्न करते हो जब आप हाथ से करो, क्योंकि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द स्टफ कि कौन सी चीज कहां है और उसको फ्लो में करना। ये ना तो सुनने से आता है और ना ही पढ़ने से आता है, ये वाहिद चीज है जो करने से आती है। अगर CLI कॉन्फ़िगरेशन है ना, याद रखना, तो CLI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो सामने तो यू कैन व्यू दैट और वहां से कुछ बात बच सकती है। लेकिन GUI कैन ओनली बी लर्नड वाया प्रैक्टिस, तो प्लीज डू दैट। आप इसे कंप्लीट करेंगे अभी, फिर हम थोड़ा सा और IEM के मुतालिक पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिए, मैं स्ट्रिक्टली कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहा हूं और आपकी तसल्ली के लिए दिखा दूं कि अभी हमने तकरीबन 1 घंटा पढ़ा सर, हमारा ये पहला मॉड्यूल क्लियर हो गया। और बाय द वे ये IEM की लैब और ये बिलिंग अलार्म, IEM की लैब में 2-3 और चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, चेक कर लें। और इसके लिए आपके इस काम के लिए आपके LTM में कितना टाइम दिया गया है? 1 हफ्ता। ये हफ्ते का काम नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? प्लीज डू इट।